हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आज हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने थर्मोडायनेमिक्स से छोड़ा था, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ही एक समरी लेक्चर से। और अगले लेक्चर में हम थर्मोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे जो हमारी रहती थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड बिगनिंग थर्मोडायनेमिक्स, तो सबसे पहले दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर जिसका आज हम सिर्फ समरी लेक्चर करेंगे। मतलब जितना मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा दिया है उसी को बस मैं समराइज़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको भी फ्रेश हो जाए पुरानी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। तो इसीलिए हम आज समरी लेक्चर करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात आती है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब जिसमें हम हीट का या एनर्जी का भी लिख सकते हैं, एनर्जी का मूवमेंट पढ़ेंगे। मूवमेंट किसके बीच में पढ़ेंगे? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इन दोनों के बीच में हम हीट या एनर्जी का मूवमेंट जब पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को हमने दो में डिवाइड कर रखा है। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी इस लेक्चर में, क्योंकि ये एक समरी लेक्चर है। एक होता है क्लासिकल, एक होता है स्टैटिस्टिकल। क्लासिकल में हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की। एंड स्टैटिस्टिकल में हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी का मूवमेंट पढ़ते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये दो टाइप की होती है, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल। जब हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को अंडर कंसीडरेशन लेते हैं एज अ सिस्टम, तब उस वाली ब्रांच को कहते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वाले को लेने वाले को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को एज ए सिस्टम ट्रीट करते हैं। तो ये कोई पूछेगा नहीं, ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कोई किसी एग्जाम में ये पूछी नहीं जाती है। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है, तो जल्दी से हम, अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी, मैं जस्ट बता दूंगी कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ब्रीफ लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एक बेसिक टर्म पे, दैट इज सिस्टम। सिस्टम होता है जो भी अंडर कंसीडरेशन है हमारे। मतलब अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं किस चीज़ को, मेरा मेन फोकस किस चीज़ पे है उसको, या मैं थिंग अंडर कंसीडरेशन, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम अंडर कंसीडरेशन। सराउंड एक होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स होता है एवरीथिंग, हर चीज इज इंक्लूडेड इन यूनिवर्स। और सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स माइनस सिस्टम इज इक्वल टू सराउंडिंग। यूनिवर्स माइनस सिस्टम इज इक्वल टू सराउंडिंग। एक होता है बाउंड्री, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग।
which separates system and surrounding। वो चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं बाउंड्री। अब हम बाउंड्री के टाइप्स देख लेंगे एक बार। तो आई होप ये 4 बेसिक टर्म्स थी, ये तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्टिंग से ही आ जाती हैं और पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती हैं, तो ये मैंने जल्दी जल्दी कवर कर दिया है। रियल बाउंड्री या फिर इमेजिनरी बाउंड्री। अब इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है? जस्ट सपोज, रियल बाउंड्री तो सबको पता ही है। जस्ट सपोज मैंने एक बॉटल ले रखी है, ये बॉटल है, इसमें पानी है, तो मेरा जो सिस्टम है वो पानी है जस्ट सपोज, और जो आसपास की सराउंडिंग है वो मेरी क्या है? सराउंडिंग है। मतलब तो ये जो चीज है बॉटल, ये मेरी क्या हो जाएगी? एक रियल बाउंड्री हो जाएगी। बट यही मैं अगर कहूं कि मैंने एक आग जलाई है, मैंने एक जगह आग जला दी, और आप मुझे ये बताओ कि मुझे एक ऐसा फिक्स लाइन बताओ जिसके आगे ठंडा होगा और इससे पहले गर्म होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं ये कह रही हूँ कि एक फिक्स बाउंड्री तो नहीं है ना कि यहीं तक हीट आएगी। हीट ऐसे ऐसे कम होती जाएगी जैसे जैसे जब हम दूर जाएंगे, बट एक फिक्स बाउंड्री कोई बना सकता है इसके अराउंड? नहीं बना सकता। तो वो हो गई एक इमेजिनरी बाउंड्री। नेचर के बेसिस पे बाउंड्री का क्लासिफिकेशन किया जाता है। रिजिड या फ्लेक्सिबल। जनरली जब बाउंड्री रिजिड होती है तो सिस्टम कैसा होता है? आइसो कोरिक। और जब बाउंड्री फ्लेक्सिबल होती है तो सिस्टम कैसा होता है? जनरली आइसो बारिक। आइसोकोरिक में क्या सेम रहता है? वॉल्यूम। और आइसोबारिक में क्या सेम रहता है? प्रेशर। ये आई होप ये समझ आ रहा है सबको कि रिजिड बाउंड्री पे आइसोकोरिक क्यों लिखा और फ्लेक्सिबल बाउंड्री पे आइसोबारिक क्यों लिखा। क्योंकि रिजिड बाउंड्री जब होती है तो वॉल्यूम सेम रहती है। मान लीजिए ये इमूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता, तो ये वॉल्यूम क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये आइसोकोरिक हो गया। बट अगर ये पिस्टन मूव कर सकता है तो इसके जो अंदर की गैस है उसका प्रेशर जो होगा, मान लीजिए मैंने गैस के 1 मोल ऐड कर दिया और गैस, तब मोल्स बढ़ गए, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये आइसोकोरिक तो है नहीं, तो प्रेशर क्या रहेगा? सेम। मतलब PV इज इक्वल टू NRT से अगर हम देखें, मैंने मोल्स बढ़ाए तो वॉल्यूम बढ़ गया, और हमें पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, बट कंडीशन क्या होती थी? प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर मैं इसमें 1 मोल गैस ऐड कर रही हूँ तो इसका वॉल्यूम अगर बढ़ पा रहा है तो इसके अंदर का प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वो आइसोबारिक हो गया। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। किसी को अगर ये पॉइंट ना क्लियर हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन।
ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एडियाबैटिक एंड डायाथर्मिक। वो बाउंड्री जो अपने आर पार हीट को ना जाने दे उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक, और उसका जो अपोजिट होता है वो होता है डायाथर्मिक बाउंड्री, राइट। तो ये सारे बाउंड्री के टाइप्स होते हैं कंप्लीट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम पे। टाइप्स ऑफ सिस्टम पे, सिस्टम को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, सॉरी 3 में हमने डिवाइड कर रखा है, और एक होता है एडियाबैटिक, एक्सट्रीमली सॉरी, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, एंड आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ये 3 सिस्टम हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, एंड फिजिक्स में भी यही 3 होते हैं। ओपन सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे इजी वाला देखते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ना मास का एक्सचेंज होता है, ओके। आइसोलेटेड सिस्टम में हम ना तो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, ना हम मास को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओपन सिस्टम में हम एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, हम मास को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम में हम मास को एक्सचेंज नहीं कर सकते बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट हम एनर्जी को कर सकते हैं। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम में ओपन में क्या होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो इसमें क्या होता है, ओपन सिस्टम में शेयर्स मास एज वेल एज एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लोज में शेयर ओनली एनर्जी नॉट द मास। आइसोलेटेड में एनर्जी और मास दोनों का ही शेयर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब शेयर मतलब आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो आइसोलेटेड के एग्जाम्पल में आता है यूनिवर्स। आइसोलेटेड के एग्जाम्पल में क्या आता है, यूनिवर्स। ओपन के एग्जाम्पल में आता है अर्थ, एंड क्लोज्ड के एग्जाम्पल में आता है टी इन अ क्लोज्ड कप। मैं बताती हूँ ये कैसे अभी एग्जाम्पल बने इसके। तो यूनिवर्स देख लीजिए, अगर हमने अपना सिस्टम ही यूनिवर्स बना लिया है, दैट मीन्स जो पूरा यूनिवर्स है वो हमारा सिस्टम बन गया है, तो सराउंडिंग तो बची नहीं, क्योंकि पूरा सिस्टम ही यूनिवर्स बन गया है, सराउंडिंग बची नहीं। तो और एनर्जी और मास का एक्सचेंज फिर किसके साथ करें, मतलब एनर्जी और मास का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सराउंडिंग तो बची ही नहीं है, तो वो आइसोलेटेड बन जाता है यूनिवर्स। ओपन में अर्थ आ जाती है, क्योंकि अर्थ में सैटेलाइट्स होती हैं, या कॉमेट्स आपने सुने होंगे, हेली कॉमेट एंड ऑल, तो मास का एक्सचेंज हो सकता है यूनिवर्स के साथ।
जो सोलर सिस्टम है उसके साथ। अंदर कॉमेट्स आते हैं, राइट, तो वो मास का एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी का एक्सचेंज, एनर्जी तो आ ही रही है सन से अर्थ पे, तो वो सराउंडिंग से अर्थ की तरफ एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, तो एनर्जी का भी एक्सचेंज हो पा रहा है। तो दैट मीन्स अर्थ इज एन ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, टी इन अ क्लोज्ड कप। टी इन अ क्लोज्ड कप में अब टी जो होती है वो ठंडी तो हो जाती है अगर हम क्लोज कप रखें, तो ये तो नहीं कि वो हमेशा गर्म ही रहेगी चाय उसमें सदियों तक, नहीं, ठंडी हो जाएगी। दैट मीन्स हीट का एक्सचेंज हो पा रहा है सराउंडिंग के साथ। बट क्या है, जब मैंने इसको कवर कर दिया है कप को, तो जो ये मास है यानी कि ये जो टी है, इसके वेपर्स बाहर नहीं निकल पा रहे सराउंडिंग में, तो मास का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, बट एनर्जी का एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट हो पा रहा है। एक ये याद रखना है आपको कि एनर्जी सिर्फ हीट को नहीं कहते, हीट प्लस वर्क, मतलब हीट की फॉर्म में ना हो पाने को, मतलब हीट और वर्क दोनों को साथ में मिला के हम एनर्जी कह रहे हैं इसमें। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एनर्जी का ट्रांसफर कर पा रही हूँ, तो मैं एनर्जी को 2 मेथड से ट्रांसफर कर सकती हूँ, आइदर बाय प्रोवाइडिंग हीट और बाय डूइंग वर्क। These two are the methods to alter the energy of the system. I hope मैं क्लियर कर पाई हूँ कंसेप्ट। अब हम आते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन पे। विच आर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखिए, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में 2 चीजें पढ़नी है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमें ये 4 चीजें तो पढ़नी है, तो सबसे पहले हम स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए, स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव। तो स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ट्रेवल्ड। हालांकि जो पाथ फंक्शन होगा वो पाथ पे भी डिपेंड करेगा कि हमने किस रास्ते को चुना है, आइसोबारिक प्रोसेस को चुना है, आइसोथर्मल प्रोसेस को चुना है, आइसोकोरिक को चुना है, एडियाबैटिक को चुना है, किस प्रोसेस को चुना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, तो वो पाथ फंक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम पाथ फंक्शन में, जैसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स में डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ ट्रेवल्ड, हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी, ये जो 4 चीजें होती हैं ये होती है आपकी पाथ फंक्शंस। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये पाथ फंक्शंस कैसे हैं, क्योंकि ये सीधा याद करना इज नॉट गुड, ये पता भी होना चाहिए कि हीट या वर्क पाथ फंक्शन कैसे बना। मान लीजिए हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और हमें जाना है 11th फ्लोर पे। 2 रास्ते हैं, या तो हम सीढ़ियों से चले जाएं या हम लिफ्ट से चले जाएं। अगर हम लिफ्ट से जाते हैं तो हमें पसीना कम आएगा, हम थकेंगे कम, हमने कम वर्क किया। बट अगर हम सीढ़ियों से जाएं तो हमारा हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग बहुत ज्यादा होगा, हमें पसीना बहुत ज्यादा आएगा, हमें थकान बहुत ज्यादा होगी। हमारा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो सेम है,
बट हमारे पाथ्स अगर अलग हो जाएं, अगर हमारे पाथ अलग हो जाए तो हमारा वर्क अलग हो जाता है, हमारा हीट अलग हो जाता है, हमारा हीट कैपेसिटी अलग हो जाता है। इसीलिए हमने इनको पाथ फंक्शन रखा, ना कि स्टेट फंक्शन। और इन चारों को छोड़ के बाकी कुछ भी दिखे आपको, वो सारे क्या हो जाएंगे? स्टेट फंक्शन। वो सारे क्या हो जाएंगे? स्टेट फंक्शन। हम बात करते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन मास एंड साइज। अब इसमें पता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और कौन सी एक्सटेंसिव। मैं अभी एक लिस्ट बनवाऊंगी, उसमें हर कोई भी प्रॉपर्टी छूटेगी नहीं, सारी कवर हो जाएंगी कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और कौन सी एक्सटेंसिव। तो हम जल्दी से वो लिस्ट बनाते हैं जिसमें से क्वेश्चन असल में पूछा जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती, सिस्टम के मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे? मास और साइज पे। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होती है और कौन सी इंटेंसिव, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज इंटेंसिव। नेक्स्ट आता है एनर्जीज। एनर्जीज आर एक्सटेंसिव। UHGS। अभी मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि मैं क्या लिख रही हूं, फिलहाल आप नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन, एग्जाम्पल कैपिटल M, स्मॉल m, कैपिटल N। ये सारी क्या होंगी? इंटेंसिव। फिर आता है ऑल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, आर इंटेंसिव। all the constants of K family क्या होंगे? इंटेंसिव। मोलर या स्पेसिफिक क्या होंगे? इंटेंसिव। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव्स will be intensive. Electrode potential will be intense. Extensive are additive.
इंटेंसिव आर नॉन एडिटिव। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। टेम्परेचर जो होगा वो इंटेंसिव होगा। जितनी भी एनर्जीज होंगी, चाहे वो टोटल इंटरनल एनर्जी हो, ठीक है, एंथैल्पी हो, गिब्स एनर्जी हो, एंट्रोपी हो, हर प्रकार की एनर्जी एक्सटेंसिव होगी। ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एक्सटेंसिव, ऐसे याद कर लीजिए। जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, वो सारी क्या होती हैं? इंटेंसिव। जितनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये सब क्या होता है? इंटेंसिव होता है। अच्छा, हम जैसे बोलते हैं कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 या ग्लास का है 3/2, तो हम ये तो नहीं स्पेसिफाई करते कि इतने ग्राम ग्लास का मतलब इतने केजी ग्लास या इतने लीटर वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ये तो मेंशन नहीं करते ना, सीधा यही बोलते हैं कि वाटर का इतना है, एयर का इतना है, ग्लास का इतना है। तो हम क्वांटिटी, मास या साइज को मेंशन नहीं करते। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑफ के फैमिली, के फैमिली मतलब के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी हो गया, ये सारे जो होंगे ये सारे इंटेंसिव होंगे। अभी ये के फैमिली के कांस्टेंट्स आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में समझ आ जाएंगे, तो तब तक टेंशन नहीं लेनी। मोलर एंड स्पेसिफिक, मान लीजिए मैंने लिखा मोलर, मैंने किसी भी चीज के आगे जैसे हीट कैपेसिटी ले लेते हैं हम, जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आप याद रखेंगे कि हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बट अगर मैं किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे मोलर वर्ड या स्पेसिफिक वर्ड लगा दूं तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव बन जाती है। वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव बन जाती है। क्यों इंटेंसिव बन जाती है? क्योंकि जब हम मोलर वर्ड लगाते हैं या स्पेसिफिक वर्ड लगाते हैं, उसका मतलब होता है पर मोल या पर ग्राम। तो 1 मोल और 1 ग्राम के लिए हम वो प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने से उसका स्टैंडर्ड फिक्स कर ही दिया है, ठीक है। इसीलिए रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव जो होगा वो हमेशा इंटेंसिव होगा। जैसे कि इस पे और इस पे क्वेश्चन पे नीट 2023 में क्वेश्चन बना था 7th और 9th पॉइंट पे। अभी मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ, रुकिए। 7th और 8th पॉइंट पे, 7th और 8th पॉइंट पे बना था, तो ये मैं अभी अलग से एक्सप्लेन करती हूँ। ये याद रखने की जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं उनको आप नॉर्मल स्केलर एडिशन कर सकते हैं, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ऐड नहीं कर सकते। दैट मीन्स मान लीजिए ये रूम है, मैंने इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, फिर मैंने ये वॉल हटा दी, तो आप क्या कहेंगे? अब इसका टेम्परेचर T1 प्लस T2 हो गया? नहीं, दिस विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी और हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2023 में, पिछले साल की बात है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इंटेंसिव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव। देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF/E0। ये हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, किसमें? ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये रिलेशन पढ़ते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF/E0, where delta G is Gibbs energy, which is an extensive property. NF, N is number of moles, F is charge in Faraday, E is electrode potential. E is electrode potential. ये रहा electrode potential. तो जब मैं डेल्टा G को NF से, मतलब NF को इधर ले आऊंगी तो वो डिवाइड में चला जाएगा और वो E0 बन जाएगा। तो डेल्टा G क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। N क्या है? मोल्स। मोल्स क्या होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव्स विल गिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव विल गिव इंटेंसिव और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इंटेंसिव। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है।
ये आई गेस एजर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था नीट 2023 में, तो ये इन 2 पॉइंट से ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो गया। अब इन 9 पॉइंट्स में से के बाहर आई डोंट थिंक सो कि बाहर जाएगा कुछ भी, सब कवर इन्हीं में हो गया है। तो समरी लेक्चर्स के मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी पार्ट्स में डिवाइड करके, ताकि आपको भी अगर कोई पर्टिकुलर, आपको मेरे सारे समरी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है आप उसका समरी लेक्चर देखिए, या जो आपको याद नहीं आ रहा सिर्फ उसी पार्ट का देखिए, बेफालतू में टाइम वेस्ट होगा अगर आप पूरा देखेंगे। तो मैं समरी लेक्चर्स को हद से हद 20 या 30 मिनट तक का ही बनाऊंगी, और आगे का जो पोर्शन है थर्मोडायनेमिक्स का, दैट विल बी अपलोडेड इन द नेक्स्ट समरी लेक्चर, जो मैं कल ही अपलोड कर दूंगी या आज ही कर दूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल, एंड टेक केयर, बाय बाय।